Hello everyone. So today we'll continue with यूनियन बजट 2023-24 से हम आज कंटिन्यू करेंगे. पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी ऑफ यूनियन बजट. ठीक है, पार्ट बी आज हम स्टार्ट करेंगे. क्या क्या पार्ट बी में हम क्या पढ़ेंगे? मेनली टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे, पॉलिसीज जो है मेनली सिस्टम जो है पढ़ेंगे. क्या क्या पर्सनल टैक्स में, अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें उसमें क्या चेंज हुआ है ये आप सभी को पता होगा, तो उसको भी हम जो है एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली. अगर हम डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात करें तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स सरकार के होते हैं, मेनली बजट से अगर हम बात करें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के होते हैं यूनियन बजट में, कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर लाना, मेनली कि स्ट्रक्चर जो है स्टेबल होना चाहिए. तो टू मेंटेन कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए टैक्सेशन की, दैट इज व्हाट आई सेड. एंड देन फर्दर सिंप्लीफाई करना और रैशनलाइज करना वेरियस प्रोविजंस को, जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको रैशनलाइज करना कि अगर ज़्यादा टैक्स है तो उसको कम करना. ठीक है, रैशनलाइजेशन करना टैक्स स्ट्रक्चर का. देन प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को प्रमोट करना एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन्स को टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करना. एंटरप्रेन्योर्स को अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या है ऑलरेडी प्रमोट कर रही है, काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं. तो मेनली ये भी एक कैसे प्रमोट कर सकती है, कम टैक्स लगाना. ठीक है, सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स के. फिर अब हम बात करेंगे क्या क्या इन ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देकर क्या क्या प्रपोजल्स यूनियन बजट में सरकार लाई है. तो इसमें है सब्सटैंशियल रिलीफ किया गया है पर्सनल इनकम टैक्स में, जो मैंने बोला. बेनिफिटिंग आर हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास को जो है बेनिफिट दिया गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट. दैट दिस इज व्हाट निर्मला सीतारमन आवर फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड. नो इनकम टैक्स फॉर पर्सन्स विद इनकम अप टू 7 लाख. क्या करा गया है? जिनकी इनकम 7 लाख से कम है उन पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, उनको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा उनकी इनकम पर. इन दी न्यू टैक्स रजीम, जो नई टैक्स रजीम आई है उसमें 7 लाख से कम वाले जिनकी इनकम है उन पर टैक्स नहीं लगेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 टू सैलरीड पीपल जो हैं एंड डिडक्शन अप टू 15,000 फॉर पेंशनर्स अंडर न्यू टैक्स रजीम में. और क्या किया गया है कि जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिल रही है उसमें डिडक्शन किया गया है, उनका जो उसमें जो है डिडक्शन किया जाएगा 15,000 का फॉर पेंशनर्स न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग, एंड डिडक्शन होगा 50,000 का जो सैलरीड पीपल हैं. ठीक है, जो उस पर जो वो पेंशन पर मेनली जो लग रहा है उस पर वो 15,000 कम लगेंगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल होगा ये पेंशनर्स के लिए और सैलरीड पीपल के लिए भी. रिडक्शन ऑफ दी जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है, हाईएस्ट सरचार्ज रेट को कम कर दिया है 37 से 25%, डिक्रीज कर दिया है हाईएस्ट सरचार्ज रेट को फ्रॉम 37% टू 25% अंडर न्यू टैक्स रजीम. टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है, लिमिट ऑन लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं इंक्रीज कर दी है टू 25 लाख. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे हम इनको. अगर हम इनकम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो ये हमारी करंट इनकम स्लैब्स हैं और ये प्रपोज्ड पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स हैं. अभी अगर हम बात करें तो 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है, 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है उस पर कोई टैक्स रेट नहीं लगा है. और अभी नई इस प्रपोज्ड इनकम टैक्स जो रेजीम आई है इसके अंदर क्या हो गया है, अप टू 3 लाख जिनकी इनकम होगी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, निल इनकम टैक्स रेट होगा. तो इस चीज़ में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जिनकी 3 लाख से कम इनकम है उस पर निल इनकम टैक्स रेट है. अभी इससे पहले स्लाइड में यू हैव सीन दैट 7 लाख से जिनकी कम इनकम है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा. तो 7 लाख या 3 लाख क्या सही वो है, ये चीज़ अब कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, लेकिन कंफ्यूज होने वाला चीज़ नहीं है. इसमें क्या है कि जिनकी 3 लाख से कम इनकम है उन पर कोई टैक्स रेट उनके लिए है ही नहीं. ठीक है, उनको टैक्स नहीं देना होगा. और जिनकी 7 लाख से कम है
उनको क्या है, जो भी उनका इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा, दे विल हैव टू डिपोजिट, देन दे विल गेट रिटर्न। उनको क्या है, रिटर्न अपना इनकम टैक्स से रिटर्न हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली उन पर क्या है, कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है 7 लाख की इनकम तक, इसलिए हम ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिनकी 3 लाख की इनकम है उनको कोई इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, और जिनकी 7 लाख तक की इनकम है उनका जो भी इनकम टैक्स बैठेगा वो क्या है, उनको रिटर्न मेनली कर दिया जाएगा। तो ये इस न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग है। फाइन। 5% टैक्स रेट पहले लगता था, अभी भी लगता है 2.5 लाख से 5 लाख की जिनकी इनकम है। इसको कितना कर दिया है, 3 लाख से 6 लाख, 10%, 5 लाख से 7.5 लाख, 6 लाख से 9 लाख कर दिया गया है इसको। तो ये अगर हम 15% टैक्स रेट लगता है अभी 7.5 टू 10 लाख से बीच में जिनकी इनकम है। प्रपोज्ड स्कीम में क्या है, 9 लाख से 12 लाख जिनकी, 9 लाख से 12 लाख जिनकी इनकम है उन पर लगेगा 15% है, 20% टैक्स लगता है जिनकी 10 लाख से 12 लाख के बीच इनकम है। एंड अभी प्रपोज्ड में क्या है, जिनकी 12 लाख से 15 लाख के बीच में इनकम है उन पर लगेगा 20%। 25% 12 लाख से 15 लाख इनकम के बीच में, वहाँ पर ये कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर क्या है, 20% के बाद सीधा 30% लगेगा अबव 15 लाख। जो टैक्स स्लैब्स है वो कम भी हो गई हैं, आपको दिख रहा होगा, पहले कितनी थी 3 and 3 6 थी, और अभी उनको 5 कर दिया गया है 30% से। तो अभी 30% इनकम टैक्स लगेगा मेनली अबव 15 लाख जिनकी इनकम है। ठीक है, पहले भी मैक्सिमम जो था 30% ही था और अभी भी वो वही है, लेकिन चेंज मेनली क्या है, 5 टैक्स स्लैब्स कर दी गई हैं एंड अप टू 3 लाख कर दिया है, जो कि अप टू जिनका कोई भी इनकम टैक्स जिनको नहीं देना होगा। ओके, एंड 7 लाख कर दिया है जिनको इनकम टैक्स विल गिव एंड उनको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 7 लाख है। ऑलराइट, अगर आपको ये समझना है, और इनमें से क्या है, गवर्नमेंट ने ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि आप आने वाले टाइम में दोनों में से ही, ये वाली स्कीम या फिर ये वाली टैक्स की जो स्कीम है, इनकम टैक्स की स्कीम है, दोनों में से जो भी आप चाहें वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं चूज करते हैं तो वो क्या है, न्यू स्कीम आप पर अप्लाई होगी। फाइन, ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, बट इफ यू डू नॉट चूज एनी वन देन बाय डिफॉल्ट न्यू जो प्रपोज इनकम स्लैब है, इनकम स्लैब स्ट्रक्चर है, वो आप पर अप्लाई करेगा। अगर हम इसकी बात करें, टैक्स स्ट्रक्चर की ही अगर हम बात करें कि कैसे अभी लगता है, तो इसको कैसे रिलीफ मिला है, हमने बोला है कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिला है, मिडिल क्लास को भी कैसे रिलीफ मिला है। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपीज है, इफ यू हैव इनकम ऑफ 8 लाख, ठीक है, तो आपको कितना इनकम टैक्स अभी न्यू प्रपोज्ड इनकम स्लैब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देना होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, कि अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो जो 3 लाख तक की आपकी इनकम है उस पर आपको कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो 8 - 3 इज 5, देन आपकी 3 से 6 लाख वाली जो इनकम होगी उस पर कितना लगेगा, 5% इनकम टैक्स लगेगा। फाइन, तो इस पर आपको लगेगा अपना ये 5 लाख पर जो है कितना लगेगा, अगर हम बात करें 3 से 6 लाख मतलब कि 3 लाख अगर आपकी इनकम है तो कितना लगेगा आपको, 5% इनकम टैक्स रेट आपको लगेगा। तो इस पर आपको कितना लगेगा, 5% लगेगा फॉर 3 लाख, 5% फॉर 3 लाख। कितना होता है 3 लाख का 5%, बताइए। एंड अगर हम बात करें तो 5 में से 3 तो 2, अभी भी बचा है 2 लाख हमारा, तो 2 लाख जो होंगे हमारे उस पर कितना लगेगा, 10% लगेगा। फाइन, तो 10% टैक्स रेट लगेगा फॉर 2 लाख। समझ में आया आपको कि अगर आपकी इनकम जो है 8 लाख रुपीस है तो उस 8 लाख का जो 3 लाख तक है, हमने पढ़ा कि कोई नील टैक्स रेट इज देयर, कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। फिर जो आपकी जो और बची हुई कितनी है, 5 लाख होती है, उस 5 की अगर हम, तो ये जो पहले जो शुरू के जो 3 लाख होंगे, 3 से 6 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं, जो 3 लाख होंगे उस पर कितना लगेगा, 5% टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद जो इसमें होगा वो 10% लगेगा। तो मेनली ये जो 5 लाख, ये जो 3 लाख होंगे आपके, उसका
5% आपको लगेगा, और जो फिर 2 लाख होंगे उन पर, उस पर 10% लगेगा। फाइन, तो ये आप कैलकुलेट कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा ऐसे ही कि 8 लाख अगर आपकी इनकम है तो कितना टैक्स लगेगा। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकम्स पर भी कि कैसे हम टैक्स रेट प्रपोज स्कीम के अंतर्गत कर सकते हैं। फाइन, तो ये जो आपका इसमें जो अमाउंट आएगा वो कम होगा अगर हम 8 लाख, अगर आप 8 लाख का ही करंट इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये आप निकाल कर देखिए कि ये डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम होने वाला है, इसीलिए गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इट इज़ अ रिलीफ टू मिडिल क्लास। फाइन, सो मूविंग अहेड, टैक्स में ही हम कुछ बात करते हैं टैक्स प्रपोजल्स की, जो एमएसएमईज के लिए जो टैक्स प्रपोजल्स लाए गए हैं। एमएसएमईज के लिए जो प्रपोजल्स लाए गए हैं, द लिमिट जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हैव बीन इंक्रीज कर दी गई है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए एंड सर्टेन प्रोफेशनल्स के लिए, एज लॉन्ग एज द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% of the total gross receipts और टर्नओवर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 5% से जो अमाउंट, अगर आप कैश में जो रिसीव कर रहे हैं, जो कैश में रिसीव किया जा रहा है वो 5% से कम है टोटल ग्रॉस रिसीट्स का, जो एमएसएमईज कुछ अमाउंट रिसीव करेंगी, अगर उस अमाउंट का जो टोटल है वो 5% से, आप कैश जो है उसका 5% से भी कम ले रहे हैं, ठीक है, टोटल ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर का जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं इन कैश वो 5% से भी कम है। तो जो लिमिट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो लगता है उसको इंक्रीज कर दिया गया है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए एंड सर्टेन प्रोफेशनल्स के लिए, क्या है, उसको इंक्रीज कर दी गई है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Then the deduction for payments made to MSMEs will only be allowed when payment is actually done. When payment is actually made, जब payment कर दी जाएगी, to support the timely receipt of payment, जब ये actually payment हो जाएगी तब ही जो है deduction payments में made to MSMEs will only be allowed. Fine. Presumptive taxation के अंदर क्या है, वो जो टैक्स है उसको मेनली, वो जो presumptive taxation दिया जाएगा तो इसका मतलब कि इसको इंक्रीज कर दिया गया है, वो मेनली कम हो जाएगा उनका, इसके अंतर्गत क्या होता है, कम हो जाएगा। तो ये, लेकिन ये जो डिडक्शन होगा ये तभी होगा अगर पेमेंट जो है एक्चुअली करी जा रही है। देन कोऑपरेटिव्स के लिए क्या प्रपोजल्स हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। न्यू मैन्युफैक्चरिंग, नए मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव जो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2024 से पहले। फाइन, 31 मार्च 2024 से पहले जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव्स, उन पर क्या है, लोअर टैक्स रेट लगेगा और 15% का टैक्स रेट उन पर लगेगा, ठीक है। दे विल हैव टू पे अ लोअर टैक्स रेट, उनको देना होगा, दैट इज 15%। द लिमिट फॉर कैश डिपॉजिट्स, कैश जो आप डिपॉजिट करते हैं, एंड लोन्स बाय प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैज़ बीन इंक्रीज कर दी गई है टू 2 लाख पर मेंबर, 2 लाख कर दी है पर मेंबर इसकी, मतलब 2 लाख अब क्या है, डिपॉजिट कर सकते हैं लोग अपने कैश को, ठीक है, फिर लोन्स ले सकते हैं पैक्स से, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है TDS ऑन कैश विदड्रॉल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बीन इंक्रीज टू, कितना बढ़ा दिया है TDS को, टू 3 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। फाइन। देन स्टार्टअप्स के लिए क्या प्रपोजल्स हैं। द डेट फॉर स्टार्टअप्स टू रिसीव इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैज बीन, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टू 31 मार्च 2024। कम टैक्स रेट में नहीं लगेगा, वही हमने जो बात करी 15%। तो जो 31 मार्च 2024 तक जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो क्या कर सकते हैं, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। फॉर स्टार्टअप्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 10 साल तक। अपने इनकॉर्पोरेशन पहले क्या था कि जब 7 साल तक वो अपने लॉस जो हो रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, अभी 10 साल तक वो अपने लॉस को आगे तक ऐसे ले जा सकते हैं, 10 साल तक, ठीक है, आगे सालों तक। ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम बात करें, taxability on online gaming will be clarified with TDS and taxability on net winnings at the time of withdrawal or at the end of the financial year.
तो गवर्नमेंट क्या है मेनली कुछ टैक्स लाएगी ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी, ये मेनली इन्होंने बताया कि उसको क्लैरिफाई किया जाएगा विद TDS एंड टैक्सेबिलिटी ऑन नेट विनिंग एट द टाइम ऑफ विथड्रॉवल। देन गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ गोल्ड, गोल्ड का कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में, एंड वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन्स, इसको नहीं ट्रीट किया जाएगा। और अगर कैपिटल गेन्स नहीं ट्रीट किया जाएगा इसको, तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है, CGT भी नहीं लगेगा मेनली। एक्सेप्शन फ्रॉम इनकम टैक्स से क्या क्या एक्सेप्शन दिए गए हैं? इनकम ऑफ अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड कमीशंस सेटअप जो यूनियन ने सेटअप करी या फिर स्टेट लॉ से जो सेटअप हुई हैं फॉर हाउसिंग, टाउन एंड विलेज डेवलपमेंट के लिए, एंड रेगुलेशन विल बी, उनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है इनकम टैक्स से। फाइन। देन अग्निवीर फंड, ये अग्निवीर फंड जो है हैज बीन गिवन, उसको भी दिया, क्या दिया गया है? एग्जेम्प्ट EEE स्टेटस दिया गया है, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मेनली उसको भी क्या है? EEE स्टेटस दिया गया है अग्निवीर फंड को। पेमेंट्स रिसीव्ड बाय अग्निवीर्स, जो अग्निवीर्स पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, करेंगे, एनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम में, जो अग्निवीर्स एनरोल्ड हुए हैं अग्निपथ स्कीम के अंदर, वो जो पेमेंट्स रिसीव करेंगे वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट करी जाएगी टैक्सेस से। फाइन। अग्निवीर फंड को एग्जेम्प्ट करा, EEE स्टेटस में लाया गया है। और जो अग्निवीर्स अंडर अग्निपथ स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी अग्निपथ स्कीम, उसके अंतर्गत जो अग्निवीर्स जो होंगे उनकी इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा। फाइन। सो मूविंग अहेड, डायरेक्ट टैक्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स हैं? ग्रीन मोबिलिटी के लिए होंगे। ग्रीन मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्ट में जो है, ट्रांसपोर्ट में ऐसे इन्वेंशन या फिर ऐसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना जो कि ग्रीन है, दैट इज टू एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन द GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस, जो GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस है उस पर, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एक्साइज ड्यूटी से। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो टू प्रोवाइड रिलीफ इन कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा कस्टम ड्यूटी में ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन पार्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल्स टाइप की अगर हम बात करें तो जो मोबाइल फोन्स होंगे उनके कुछ पार्ट्स को इम्पोर्ट करने में रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा कस्टम ड्यूटी में। टू रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ TV पैनल्स जो होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं उसको भी कम कर दिया गया है, उसके पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है उसको 2.5% कर दिया गया है। देन इलेक्ट्रिकल्स बढ़ा दी गई है, इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर फ्रॉम 7.5% से 15%। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है ऑन चिमनी हीट कॉइल्स पर जो है उसको घटाया गया है, कितना? 15% कर दिया गया है 20% से मेनली। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की अगर हम बात करें तो टू एग्जेम्प्ट कर दिया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब हटा दिया गया है केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स से। टू रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन, ये प्रपोजल्स हैं, टू रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन एसिड ग्रेट फ्लोरस्पार एंड क्रूड ग्लिसरीन को 2.5% कर देना, ये प्रपोजल्स हैं कुछ इंडायरेक्ट टैक्स में। देन और कुछ भी प्रपोजल्स हैं, लाइक मेरीन प्रोडक्ट्स के लिए हम बात करेंगे तो रिड्यूस कर दी गई है ड्यूटी ऑन की इनपुट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्रिम्प फीड, जो की इनपुट्स होते हैं उन पर क्या है? रिड्यूस कर दी गई है ड्यूटी, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और मेनली उन चीज़ों का जो इनपुट्स हैं जो हम मेनली उन पर क्या है? रिड्यूस कर दिया गया है। लैब ग्रोन डायमंड्स काफ़ी न्यूज़ में है। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? दे आर मेनली केमिकली सिमिलर होते हैं टू डायमंड्स, जो ओरिजिनल डायमंड्स होते हैं, लेकिन इनको जो है लैब में ग्रो करा जाता है, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स होंगे। तो रिड्यूस कर देंगे ये बेसिक। अभी क्या है, लैब ग्रोन डायमंड्स पर क्यों फोकस हो रहा है? बिकॉज डायमंड क्या है? एक मिनरल है और उसको अगर हम बात करें उसकी क्या है? एक लिमिटेड कैपेसिटी है उसको प्रोड्यूस करने की। तो लेकिन लोग क्या है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो लैब ग्रोन डायमंड्स आ रहे हैं न्यूज़, इसलिए गवर्नमेंट क्या है इन पर फोकस कर रही है। तो रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है ऑन सीड्स जो होते हैं, जो जिनका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में लैब ग्रोन डायमंड्स की, उन पर रिड्यूस कर दी जाएगी बेसिक कस्टम ड्यूटी। देन कुछ प्रीशियस मेटल्स के लिए क्या करा है सरकार ने, क्या प्रपोजल्स करे हैं?
टू इंक्रीज करना, बढ़ाना कस्टम ड्यूटी को ऑन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड एंड प्लैटिनम, उन पर क्या है कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई है। क्यों ये बढ़ा दी गई है? क्योंकि हम मेनली इंपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को डेफिनेटली, तो इसलिए क्या है उन पर बढ़ा दी गई है कस्टम ड्यूटी। टू इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर बार्स एंड आर्टिकल्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। देन कंपाउंडेड रबर, टू इंक्रीज बेसिक कस्टम ड्यूटी जो रेट है ऑन कंपाउंडेड रबर पर फ्रॉम 10% से इसको 25% कर देंगे, कंपाउंडेड रबर पर भी बढ़ा दी गई है। देन सिगरेट्स, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी NCCD ऑन स्पेसिफाइड सिगरेट्स टू बी रिवाइज, उसको बढ़ा देंगे बाय अबाउट 16%। ओके, सो अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव चेंजेस की कस्टम लॉज में, जो भी लेजिस्लेटिव चेंजेस आए हैं। द कस्टम्स एक्ट 1962 इज गोइंग टू बी, उसको रिवाइज करेगी गवर्नमेंट टू सेट एक 9 मंथ डेडलाइन सेट करने के लिए फॉर दी सेटलमेंट कमीशन टू मेक, कि सेटलमेंट कमीशन जो होती है अभी कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत, उसको क्या एक डिसीजन देना होता है, लेकिन वो डिले हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डिसीजन, तो इसके लिए क्या किया है उसको अमेंड किया जाएगा इस एक्ट को, जिससे कि 9 मंथ जो है डेडलाइन है गोइंग टू बी रिवाइज टू सेट, जैसे कि सेट करी जाएगी एक 9 महीने की डेडलाइन सेटलमेंट कमीशन के लिए टू मेक, जिसमें उनको एक फाइनल डिसीजन देना होगा आफ्टर एन एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल। जब एक एप्लीकेशन फाइन उनके पास फाइल करी जाएगी, उसके 9 मंथ के अंतर उनमें क्या है एक फाइनल डिसीजन देना होगा सेटलमेंट कमीशन को। देन द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट है उसको भी रिवाइज किया जाएगा टू मेक द पर्पस एंड स्कोप ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड मेजर्स उनको क्लियर करने के लिए। फाइन, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है और काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो हम लगाते हैं अगर कोई दूसरी कंट्री अपने गुड्स को क्या है डंप कर रही है हमारे कंट्री में। डंप मतलब कि अपनी कंट्री में वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी कंट्री से महंगा दे रही है और हमारी कंट्री में उनको सस्ता दे रही है, दैट इज एंटी डंपिंग। तो उनको डंप कर रही है, क्यों डंप करती है कंट्री जैसे गुड्स को? कैप्चर करने के लिए मार्केट्स को। तो चाइना मेनली, चाइना को हम जो है बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि डंपिंग कर रही है गुड्स का, इसलिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना इज इम्पॉर्टेंट। काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD, काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो हम तब लगाते हैं अगर क्या है एक कंट्री तब लगाती है अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स पर कम ड्यूटीज़ लगा रहे हैं मेनली, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स पर हम अपने जो है कम ड्यूटी लगा रहे हैं, उसको कम या फिर वापस कर रहे हैं, कुछ ड्यूटी नहीं लगा रही हैं, तो उस चीज़ को क्या है प्रमोशन मिलता है एक्सपोर्ट्स को इस वजह से, तो उस चीज़ की वजह से क्या है उसको हम कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। मेनली उसको काउंटर करने के लिए जो ड्यूटी अप्लाई करें दैट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी। फाइन, देन लेजिस्लेटिव चेंजेस जो और है, चेंजेस विल आल्सो बी मेड टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में, CGT एक्ट में, CGST एक्ट में। द मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर स्टार्टिंग अ प्रोसिक्यूशन अंडर GST विल बी रेज्ड फ्रॉम 1 करोड़ से 2 करोड़। फाइन, जो मिनिमम अमाउंट जिसके लिए एक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है GST एक्ट के अंतर्गत, वो क्या कर दिया है उसको 1 करोड़ से 2 करोड़ बढ़ा दिया है मतलब। देन द कंपाउंडिंग अमाउंट जो है फॉर टैक्स विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 से 50 to 150% टू 25 से 100% उसको कर देंगे ऑफ द टैक्स अमाउंट। सर्टेन ऑफेंसेस को जो है डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। डीक्रिमिनलाइज मतलब उनको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, दे विल बी ट्रीटेड एज सिविल ऑफेंस, दैट इज दे विल स्टिल हैव टू गिव पेनल्टीज, अभी भी उनको देनी पड़ेंगी उन एक्ट्स के लिए, बट दे विल नॉट बी जेल्ड फॉर दैट ऑफेंस। मूविंग अहेड, द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स विल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट। जो हम फाइल करते हैं रिटर्न्स, जो हम फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स और स्टेटमेंट जो हम फाइल करेंगे उसको जो है लिमिट कर दिया जाएगा टू मैक्सिमम, कब तक? जो ड्यू डेट है उसके सिर्फ मैक्सिमम उसके 3 साल बाद तक फाइल करी जा सकती है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स विल बी अलाउड टू मेक इंट्रा स्टेट, दैट इज एक ही स्टेट के अंतर्गत इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेशंस के, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशंस के थ्रू।
जो अनरजिस्टर्ड भी जो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो सप्लायर्स और जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो उसी स्टेट में जो है सप्लाई कर सकते हैं गुड्स की थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेयर डज द रुपी कम फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो। ठीक है, ये बजट की हम बात करेंगे मेनली, जो यूनियन बजट 2023-24 है। क्या एस्टिमेट्स, क्या मेनली गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि कितना किस टैक्स से आएगा, दैट इज़ कहाँ से टैक्स से जो है रिसीव्स जो है मेनली को डिवाइड किया है कि कहाँ से होगा गवर्नमेंट को रिसीव, एंड कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है कितना। तो इसकी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्या है, अगर हम रिसीव्स की बात कर रहे हैं अभी, तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ के थ्रू 34% मनी। देन रिसीट्स की मैंने आपको बताया है कि देयर इज़ अ टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट भी होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। फाइन। रेवेन्यू रिसीट होती है और कैपिटल रिसीट्स होते हैं। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रिसीट्स होती हैं और नॉन टैक्स रिसीट्स हो सकती हैं। तो जो नॉन टैक्स रिसीट से जो रिसीव होगा वो 6% होगा। फाइन। देन कॉरपोरेशन टैक्स 15%, इनकम टैक्स भी 15%, दोनों ये 15% सेम जो है गवर्नमेंट इससे रिसीव करेगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी को 7% रखा गया है, जीएसटी को एस्टिमेट है कि 17% टोटल का। फाइन। कस्टम ड्यूटी से, कस्टम टैक्स से 4%, एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीव, जो ऐसी कैपिटल रिसीव जो डेब्ट क्रिएट नहीं करती हैं, उससे 2%। क्या ऐसी नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव्स होती हैं जो डेब्ट क्रिएट नहीं करती हैं? डेब्ट की एज अ लोन जो गवर्नमेंट को फिर वापस रीपे करना होता है, राइट? तो ऐसे क्या नॉन डेब्ट है? जैसे कि हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट से जो आता है, डिसइन्वेस्टमेंट अगर करेगी किसी एसेट का गवर्नमेंट, उससे जो रिसीव होगा वो इसमें इंक्लूड होगा। फाइन। तो इनकम टैक्स, तो ये जो है ऐसी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम जो हम बोरोइंग से अपना फंड कर रहे हैं। देन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स से है 15%। फाइन। उससे पहले सबसे पहले जीएसटी एंड अदर टैक्स से आ रहा है 17%, जीएसटी है 17% जीएसटी एंड अदर से। देन कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कस्टम से और कम है 4%। तो एक्साइज ड्यूटी से हम कम ज़्यादा रिसीव करेंगे एज कम्पेयर टू कस्टम ड्यूटी। देन हम बात करते हैं पेमेंट्स की। ठीक है, कहाँ पर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट किया है कि कितना कहाँ से कहाँ पर होगा। हम हमेशा कहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा है। रेवेन्यू में क्या इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट पेमेंट। फाइन। तो यही हम पहले देख लेते हैं कि 20% जो होगा टोटल का जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने वाली है उसका 20% इंटरेस्ट पेमेंट्स पर होगा। देन डिफेंस 8% होगा। फाइन। ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सब्सिडी 7% होगा, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9% जो है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी टोटल का, 9%। सेंट्रल सेक्टर में 17%। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर ज़्यादा फंड दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। देन फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसपोर्ट जो होंगे 9% होगा। स्टेट शेयर जो होगा टैक्स एंड ड्यूटीज़ का 18% है और अदर एक्सपेंडिचर 8%। पेंशन का है 4%। फाइन। तो मेजर इसमें आपको क्या दिख रहा है? दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%। यू शुड रिमेंबर दिस। So thank you so much for being with me.